हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के अंदर आपको पॉलिटी की क्लास करवाएंगे और पॉलिटी की ये क्लास देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपको 101% जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी क्लास से आपको बनते हुए नजर आएंगे। तो आपको इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है। बाकी हमने स्टैटिक जीके की आपकी क्लास करवा दी है, आप देख सकते हो 2 से 3 दिन पहले हमने वो क्लास करवाई थी, वो भी आप देख सकते हो। स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक एसएससी जीडी से जो मुताबिक इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक मैंने उस क्लास के अंदर कवर कराने की कोशिश की है। और बाकी आज हम अपनी पॉलिटी की क्लास करवाएंगे। और काफ़ी बच्चों का डाउट है कि मैथ की कराओ। तो देखो, मैथ की मैं एग्जाम से लगभग 5 से 7 दिन पहले करवाऊंगा, क्योंकि जब मैं आपको वो 2 क्लास से करवाऊंगा मैथ की, लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लासें होंगी और मैं आपको गारंटी देता हूँ 15 प्लस क्वेश्चन आप आराम से बना कर आओगे। तो आप चिंता क्यों कर रहे हो, बिल्कुल भी आपको नो टेंशन रहना है। जिम्मेदारी मेरी है क्लासें करवाने की। बाकी आज आपकी पॉलिटी की क्लास है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, जैसे ही मेरी क्लास अपलोड हो तो आप जरूर देखना, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी हमने एक बच्चों को मतलब एक अच्छा खासा कंटेंट दिया था और बच्चों के एक अच्छा स्कोर भी हुआ। तो आपका भी होगा, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। बाकी कमेंट बॉक्स के अंदर बताना क्लास कैसी लगी और आगे कौन सी आपको क्लास चाहिए अब। तो अब हम अपनी आज की जो पॉलिटी की क्लास है इसको शुरुआत कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास आपकी क्लास होगी और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश की है। ज़्यादा लंबा आपका टाइम अब वेस्ट नहीं करूँगा। बाकी जितना हो सके इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस क्लास के अंदर मिलेगी। अब हम अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, ये हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसी की चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। तो देखो, भारतीय संविधान का विकास अचानक नहीं हुआ, बल्कि ब्रिटिश काल में बने विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से धीरे धीरे हुआ। इन अधिनियमों ने भारत में प्रशासनिक, विधायी और संवैधानिक ढांचे की नींव रखी थी। तो मतलब भारतीय जो संविधान है इसका विकास से एकदम से नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे अधिनियमों के अनुसार हुआ था। सबसे पहला अधिनियम आता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 है। ये आपका इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के ओरिएंटेड से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है। ये क्या है, ये भारत का पहला संवैधानिक अधिनियम था। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण शुरू हुआ। और महत्व इसका क्या था, केंद्र सरकार की शुरुआत। ये आपके रेगुलेटिंग एक्ट के संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपको याद करने हैं, 100% याद करने हैं। कॉपी में लिख को नोट करो और याद करो, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, हम बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये क्या है, देखो, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्य अलग किए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और मजबूत हुआ। इसका महत्व क्या था, दोहरी शासन प्रणाली, ठीक है। ये आपका पिट्स इंडिया एक्ट था। फिर हमारा आता है 3 नंबर पर, वो आता है हमारा चार्टर अधिनियम, जो आपका 1813 का है। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। और फिर है भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने की बात हुई। फिर है ईसाई मिशनरियों की अनुमति। ये आपके चार्टर एक्ट 1813 के संबंध की बातें हैं। फिर आता है हमारा चार्टर एक्ट 1833। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। केंद्रीय विधायिका की स्थापना की गई। कानून आयोग मेकाले का गठन हुआ। महत्व, भारत में एकीकृत प्रशासन, जो इसका महत्व था चार्टर एक्ट 1833 का। फिर हमारा क्या है, देखो, नेक्स्ट है हमारा चार्टर एक्ट 1853। विधायी और कार्यकारी परिषद अलग किए गए। सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ये आपके चार्टर एक्ट 1853 की बात है। फिर है भारत सरकार अधिनियम 1858। ये चीजें मैं बता रहा हूँ ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे ही लग रही होगी, वहां से क्वेश्चन आपको बनेगा और काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है और बाकी चैनल से जुड़े रहना। आगे भी हम आपके हर सब्जेक्ट की क्लासें करवाएंगे, एकदम इंपॉर्टेंट। फिर है हमारा जो भारत सरकार अधिनियम 1858 है। कंपनी शासन की समाप्त हुआ। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन हुआ। वायसराय का पद बना। महत्व, कंपनी से क्राउन का शासन, ये इसके महत्व था। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, देखो, भारत परिषद अधिनियम 1861। विधायिका में नामित भारतीयों की एंट्री हुई। प्रांतीय विधान परिषदों की स्थापना और विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी आपके 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1892। विधान परिषद
के अधिकार बढ़े, बजट पर चर्चा की अनुमति हुई, अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। ये आपके जो 92 वाला था इसके अंदर हुआ था। नेक्स्ट है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अलग मुस्लिम निर्वाचन मंडल बना, विधायिका का विस्तार हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है। तो इसके अनुसार क्या हुआ, तो देखो द्वैध शासन की शुरुआत आपके 1919 से हुई, ये आपको ध्यान रखना है। सीधा क्वेश्चन बनेगा द्वैध शासन की शुरुआत कब से हुई, तो 1919 से, ठीक है। केंद्र और प्रांतों में विषयों का विभाजन हुआ, केंद्र के और प्रांतों के जो विषय थे उसका विभाजन यानी अलग अलग हुए। नेक्स्ट देखो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 है। संघीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई, आरबीआई, पीएससी, फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। और महत्व क्या था कि वर्तमान संविधान का आधार यही है आपका 1935 वाला भारत शासन अधिनियम, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत और पाकिस्तान का विभाजन इसी दिन हुआ था और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग और संविधान सभा को संप्रभुता, ये 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निष्कर्ष इसका क्या निकलता है वो देखो। भारतीय संविधान का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया थी। 1773 से 1947 तक बने अधिनियमों ने भारत को प्रशासनिक अनुभव दिया, जिसके आधार पर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ये आपको तारीख नोट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान की रचना। भारतीय संविधान की रचना कैसे हुई ये देखो। भारतीय संविधान की रचना एक लंबी, गंभीर और लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान था, जिसे भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। फिर हमारा आगे नेक्स्ट क्या कहता है, संविधान सभा का गठन। अब हमारा पहला पॉइंट स्टार्ट होता है कि संविधान सभा का अब गठन कैसे हुआ है वो देखो। तो संविधान सभा का गठन होने के लिए पहले कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 के तहत कुल सदस्य थे, इसके अंदर आपके 389। फिर आता है कि ब्रिटिश भारत के 292 थे, रियासतें 93 थी, मुख्य आयुक्त क्षेत्र से 4 थे। और विभाजन के बाद 1947 सदस्य घटकर 299 रह गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, पहली बैठक कब हुई, तो पहली बैठक आपकी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 नई दिल्ली के अंदर हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में अध्यक्ष चुने गए जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी पहली जब आपकी बैठक हुई थी उसके अंदर जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर जो इसके अध्यक्ष चुने गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव आपका जो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत करता पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। यही प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का आधार बना। कौन सा प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का आधार बना, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का आधार बना था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमुख समितियां, जिसके अध्यक्ष कौन कौन है, ये भी आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन, हर शिफ्ट के अंदर आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं, तो बिल्कुल क्लास को एंड तक जरूर देखें और कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। बाकी जो भी साथी नए आ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े, क्योंकि जब आपका 23 फरवरी से स्टार्ट होगा तो 23 फरवरी को मैं एग्जाम दूंगा, उसके बाद आपको कंटिन्यू आगे रिव्यू भी दूंगा कि कैसा कैसा एग्जाम आ रहा है, कोई टॉपिक चेंज हो रहा है तो उसकी क्लासें भी दूंगा। तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारूप समिति, ठीक है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल, अल्पसंख्यक समिति के सरदार पटेल। सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी आपकी, तो आपकी ध्यान रखना प्रारूप समिति, जिसके हम जो अध्यक्ष थे वो BR अम्बेडकर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि संविधान का प्रारूप। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947। पहला प्रारूप
प्रस्तुत कब हुआ? नवंबर 1949 के अंदर। जनता और सदस्यों से सुझाव के लिए गए गहन बहस के बाद संशोधन किए गए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जनता और सदस्यों से सुझाव लिए गए गहन बहस के बाद संशोधन किए गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संविधान को अपनाना। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया, इसी कारण 26 नवंबर संविधान दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा संविधान लागू होना। तो संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन भारत बना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। 26 जनवरी इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया जाता है। पूर्ण स्वराज दिवस आपको पता है कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। तो ये इसीलिए आपकी 26 जनवरी की डेट चुनी गई थी। नेक्स्ट है संविधान निर्माण में समय कितना लगा? तो कुल समय लगा आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल बैठकें 11 हुई, कुल बैठक दिवस 165 दिन तक आपकी बैठकें चली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संविधान की विशेषताएं। तो अनुच्छेद आपके 395 थे जब मूल संविधान था, तो भाग आपका 22, अनुसूचियां आपकी 8 जब लागू हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। हस्तलिखित संविधान हिंदी व अंग्रेजी में, मूल चित्रकारी आपके नंदलाल बोस थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। निष्कर्ष क्या है? भारतीय संविधान की रचना केवल कानून लिखने का काम नहीं था, बल्कि यह भारत की विविधता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और एकता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया एक महान दस्तावेज भी था, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है, यह भी आपको जरूर याद करके जाना है, अच्छे से रिवीजन भी करना है इसका, ठीक है। भारतीय संविधान दुनिया के सबसे संपूर्ण, विस्तृत और लिखित संविधानों में से एक है। इसमें भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विविधता को ध्यान में रखा गया है। पहला है इसकी विशेषता की लिखित संविधान। भारतीय संविधान लिखित रूप में है, इसमें सभी नियम, अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा सबसे लंबा संविधान। तो देखो प्रारंभ में इसके अंदर आपको 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में देखो संशोधनों के बाद क्या हुआ कि अभी वर्तमान में इसमें 470 प्लस अनुच्छेद है, भाग आपके 25 हो गए और अनुसूचियां आपकी 12 हो गई, यानी 4 आपकी अनुसूचियां बढ़ गई, 3 आपके भाग बढ़ गए और अनुच्छेद भी आपके बढ़े हुए हैं। देख लो करीब है 75 के आसपास अनुच्छेद भी बढ़ गए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है हमारी विशेषता संघात्मक व्यवस्था। भारत में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें हैं, शक्तियों का संविधान में स्पष्ट विभाजन है, परंतु भारत को अर्धसंघीय भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारी एकात्मक सुझाव। आपातकाल में केंद्र को अधिक शक्तियां, राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण, मजबूत केंद्र की व्यवस्था, यह भी आपको ध्यान रखना है, यह भारतीय संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट है हमारी संसदीय शासन प्रणाली। सरकार का मुख्य प्रधानमंत्री, वास्तविक शक्ति कार्यपालिका के पास, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख, ब्रिटेन से लिया गया सिद्धांत, यानी संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? तो ब्रिटेन से लिया गया, यह भी आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार। नागरिकों को दिए गए 6 मौलिक अधिकार है, समानता, स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता आदि राज्य के विरोध भी लागू है, यह सब आपको ध्यान रखना है। डीपीएसपी जिसको हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, सरकार को आदर्श राज्य बनाने की दिशा न्यायालय में लागू नहीं, नैतिक और राजनीतिक महत्व है अधिक। फिर है हमारी मौलिक कर्तव्य। नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य, 42वां और 86वां संविधान संशोधन देश के प्रति जिम्मेदार की भावना, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर है हमारी विशेषता धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत का कोई राजधर्म नहीं, सभी धर्मों का समान राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता, यह भी आपको ध्यान रखना है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हर नागरिक मतदान कर सकता है बिना भेदभाव के, ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र, संविधान की रक्षा करने वाली संस्था, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। नेक्स्ट है हमारी न्यायिक समीक्षा। न्यायपालिका को कानून की संवैधानिक जांच का अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो चीज़ें आपको इस क्लास के अंदर करवाई जाए वो आपके फिंगर टिप्स होनी चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ से आपको 100% जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके 2, 3, 4 जो भी पॉलिटी से क्वेश्चन बनेंगे आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, तो आप बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करें। नेक्स्ट हम चेक करते हैं आपकी एकल नागरिकता, जो इसकी व्यवस्था है वो आपकी विशेषताएं हैं।
केवल भारतीय नागरिकता, अमेरिका जैसे दोहरी नागरिकता नहीं, यानी यहाँ भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है आपकी। फिर है संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च कानून, सरकार, संसद, न्यायालय सभी इसके अधीन है, यानी सबसे सर्वोच्च कौन है तो संविधान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संशोधनशील संविधान, न तो अत्यधिक कठोर न ही अत्यधिक लचीला, समय के अनुसार संशोधन संभव, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल संकट के समय मजबूत केंद्र, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब संकट आता है कोई तो मजबूत जो पहली प्राथमिकता है वो केंद्र को दी जाती है संविधान के अनुसार, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां, ठीक है। भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों में संविधान से जुड़ी विस्तृत सूचियां, नियम और प्रावधान दिए गए हैं। पहले हम बात करते हैं प्रथम अनुसूची की, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। भारत के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य पुनर्गठन से जुड़े प्रश्न यहीं से आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं आपके दूसरी अनुसूची की, संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन भत्ता, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश, ये आपको ध्यान रखनी है। तीसरी अनुसूची के अंदर आपके शपथ और प्रतिज्ञान आते हैं, जिसके अंदर आपके राष्ट्रपति, मंत्री, सांसद, न्यायाधीश आते हैं, ठीक है। चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, किस राज्य से कितने सदस्य, लोकसभा नहीं सिर्फ राज्यसभा, ये भी आपको ध्यान रखना है। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का जो आपका प्रशासन, शेड्यूल एरिया के ट्राइबल एरिया से कुछ राज्यों के अंदर, जैसे ये आपको पता है। षष्ठम अनुसूची जो आपको छठी अनुसूची है, उसके अंदर आपके पूर्वोत्तर राज्यों के जातीय क्षेत्र, जो पूर्वोत्तर राज्य के जो आपके आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपको ध्यान रखना है। सातवीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आपके आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आठवीं के अनुसार आपके संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, जो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नवीं अनुसूची के अंदर भूमि सुधार से जुड़े कानून है, न्याय समीक्षा से संरक्षण, और पहला संविधान 1951 के तहत नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था, क्योंकि पहले आपके मूल संविधान के अंदर 8 ही अनुसूचियां थी। तो ऐसा आ सकता है कि नवीं अनुसूची संविधान के अंदर कब जोड़ी गई, तो आपको याद रखना है 1951 के अंदर पहला संविधान संशोधन हुआ, तब जोड़ी गई। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची, जो दल बदल विरोधी कानून के संबंधित है, सांसद, विधायक की सदस्य समाप्त। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची, जो पंचायती राज के विषयों से संबंधित है, कुल विषय 29 है, और ये 73वां संविधान संशोधन के अंदर संशोधन किया गया था। 12वीं अनुसूची आपके नगर पालिकाओं के विषय, कुल विषय 18 है, 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने अनुसूचियां। फिर हमारा आता है आपके प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। यह बताती है कि संविधान किस उद्देश्य, विचार और मूल्यों पर आधारित है, ठीक है। प्रस्तावना क्या है, पहला हमारा सवाल यही है कि प्रस्तावना क्या होती है, क्या है, तो ये देख लीजिए। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, इसमें भारत के राजनीतिक दर्शन और लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। यह संविधान का अनुच्छेद नहीं पर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना का मूल पाठ, सरल अर्थ, हम भारत के लोग, यहाँ से आपकी प्रस्तावना शुरू होती है, ये भी ध्यान रखें। इसका अर्थ है संविधान की शक्ति जनता से आती है, भारत को घोषित किया गया संप्रभु प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसके अंदर आपका समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, ये आप एक बार देखो। न्याय, प्रस्तावना के अंदर आपको 3 प्रकार के न्याय बताए गए, जिसके अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय या स्वतंत्रता बताई गई है आपको। 5 प्रकार की ये स्वतंत्रता है, आपके विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, यह स्वतंत्रता है। और समानता बताई गई है आपकी, दर्जा की समानता, अवसर की समानता, ये भी आपको ध्यान रखना है। बंधुता, बंधुता के अंदर व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये भी आपको ध्यान रखना है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, और इसे ही लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन को, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो हाँ, संविधान का हिस्सा है, पर यह न्यायालय में लागू नहीं है। केशवानंद भारती केस 1973 के अंदर स्पष्ट किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एग्जाम ओरिएंटेड कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, जैसे देखो, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो नेहरू ने कहा। हम भारत के लोग का क्या अर्थ है, जनता की संप्रभुता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए, 1976 के अंदर, 42वां संविधान संशोधन। प्रस्तावना न्यायालय में लागू है, तो आप कहेंगे नहीं है लागू। नेक्स्ट आती है हमारी नागरिकता। संविधान के समय नागरिकता आपके आर्टिकल 5 से 8, जो जिसमें देखो आर्टिकल 5 क्या कहता है, संविधान लागू होने के समय भारत में जन्म, निवास, माता पिता में से कोई भारतीय, ये आपका आर्टिकल 5 कहता है, ठीक है।
और नेक्स्ट आर्टिकल 6 क्या कहता है, तो देखो पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थी कुछ शर्तों के साथ नागरिकता, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए, और आर्टिकल 7 कहता है भारत से पाकिस्तान गए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 8 कहता है विदेशों में रहने वाले भारत के मूल व्यक्ति, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है नागरिकता से जुड़े प्रावधान जो आपके 9 से 11 के बीच है। 9 में है स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त, यानी अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हो तो स्वतः ही भारत की नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता जारी रखने का प्रावधान होता है, और आर्टिकल 11 कहता है संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति है। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने के तरीके इसी अधिनियम में दिए गए हैं। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, जन्म से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, और क्षेत्र में सम्मिलित होकर आधार पर, यह भी आपको ध्यान रखना है। नागरिकता समाप्त कैसे की जाती है, तो त्याग करके, समाप्ति और वंचन से हम नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। फिर आता है हमारा एकल नागरिकता। भारत में केवल एक नागरिकता है, राज्य की अलग नागरिकता नहीं है। हम भारतीय है, यही है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम राजस्थान के हैं, हम हरियाणा के हैं, बस नागरिकता आपकी भारत की ही रहेगी। अमेरिका से अलग व्यवस्था, ठीक है। भाग 3 हमारा क्या कहता है कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के तहत यानी 1978 के तहत आपको हटा दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 कानून के समक्ष समानता, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, ये अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपका आर्टिकल 19 से 22 है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा संघ बनाने की शक्ति, आवागमन, निवास या व्यवसाय की शक्ति, और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, यह आपके आर्टिकल 19 से 22 के बीच दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, जीवन का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण, ये आपको ध्यान रखना है। आपको आर्टिकल जो 21 है, और एक बात और है कि जो आपका आपातकाल भी जब लगता है तो आर्टिकल 20 और 21 है, ये कभी खत्म नहीं हो सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 54, मानव तस्करी निषेध, बेगार प्रथा निषेध, 14 वर्ष से कम बच्चों से खतरनाक काम निषेध, ये भी आपको। धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से 28, धर्म मान्य, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आर्टिकल 29-30 है। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा, शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। संविधान जो उपचारों का अधिकार है वो आर्टिकल 32। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा, आर्टिकल 32 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रमुख रिट कौन कौन सी है, ये भी आप देखो, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार पर्चा, उत्प्रेषण, ये आपके 5 प्रकार की रिट है, ठीक है। मौलिक अधिकारों की सीमाएं पूर्ण नहीं होते, राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित हो सकते हैं, आर्टिकल मतलब राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर आर्टिकल निलंबित हो सकते हैं, बट जो 20 और 21 मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये आर्टिकल कभी निलंबित नहीं होते हैं। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो भाग 3 के अंदर आपके 12 से 35 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 है। भारत संविधान की आत्मा भाग 3 में आर्टिकल 32 को है। जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 है, ठीक है। फिर है भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, DPSP कहते हैं। DPSP का स्रोत आयरलैंड का संविधान है। आयरिश संविधान ने इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में अपनाया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं DPSP की श्रेणियां। सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित आर्टिकल 38 क्या कहता है, सामाजिक व्यवस्था में न्याय। आर्टिकल 39 कहता है समान आजीविका समान वेतन। आर्टिकल 19 ये कहता है निःशुल्क कानूनी सहायता। आर्टिकल 41 कहता है काम, शिक्षा, सहायता का अधिकार। फिर आर्टिकल 43 यानी 43 क्या कहता है, जीवन यापन योग्य वेतन, गांधीवादी सिद्धांत। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 43 कुटीर उद्योग। आर्टिकल 46 SC ST कमजोर वर्गों का उत्थान। और फिर हमारा आर्टिकल 47 क्या कहता है, देखो पोषण, स्वास्थ्य और नशाबंदी। आर्टिकल 44 क्या कहता है आपका, समान नागरिक संहिता। और फिर है हमारा 45 आर्टिकल जो 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल। आर्टिकल 48 कहता है पशु संरक्षण। आर्टिकल 48 ये कहता है पर्यावरण संरक्षण, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 49 कहता है ऐतिहासिक
स्मारकों की रक्षा आर्टिकल 49 आपको बता दिया। आर्टिकल 50 कहता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति। फिर आता है भाग 4 जिसके अंदर हमारे मौलिक कर्तव्य आते हैं। ये नागरिकों के नैतिक व राष्ट्रीय दायित्व है। अधिकारों के साथ जिम्मेदारी की भावनाएं पैदा करते हैं। न्यायालय में सीधे लागू नहीं है पर महत्वपूर्ण है। कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर। और स्त्रोत ये कहाँ से लिए गए? तो आपके यूएसएसआर यानी जिसको हम रूस कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है हमारा जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या, तो प्रारंभ में 10 थी, वर्तमान में 11। एक आपका जो 2002 के अंदर 86वां संविधान संशोधन के अंदर जोड़ा गया था, जो बच्चों की शिक्षा से जुड़ा कर्तव्य होगा, जोड़ा गया। ठीक है। और फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 51A के अंदर जो 11 मौलिक कर्तव्य वो कौन कौन से हैं। पहला है संविधान राष्ट्र ध्वज का राष्ट्रगान का सम्मान, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन। तीसरा है भारत की एकता अखंडता और समृद्धता की रक्षा। चौथा है देश की रक्षा एवं राष्ट्रीय सेवा। पांचवा है सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारा बढ़ाना। छठा है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण वन्य नदी वन्य जीव की रक्षा करना। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद व सुधार की भावना। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा हिंसा से दूर रहना। 10वां है व्यक्तिगत व सामूहिक उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना। 11वां है आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना। अभिभावकों का कर्तव्य है। मौलिक अधिकार बनाम मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार राज्य नागरिक को देता है, मौलिक कर्तव्य नागरिक राष्ट्रीय के प्रति निभाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपको एग्जाम के अंदर कैसे पूछा जाता है, भाग 4A के अंदर आपके अनुच्छेद 51A के अंदर आपके जो मौलिक कर्तव्य है, कर्तव्यों की संख्या 11 है, जोड़ा गया आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर। 11वां आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर जोड़ा गया। और ये लिया कहाँ से गया? तो आपके रूस से लिया गया है। फिर आता है राष्ट्रपति। तो संवैधानिक स्थिति, भारत का राज्य प्रमुख 3 अंगों का प्रमुख, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, परंतु अधिकांश कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर। आर्टिकल 74। ठीक है। फिर आते हैं राष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेद। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 53 कार्यकारी शक्ति, ये सभी राष्ट्रपति के आर्टिकल है। ठीक है। आर्टिकल 54-55 निर्वाचन। आर्टिकल 56 कार्यकाल। आर्टिकल 61 महाभियोग। आर्टिकल 72 दया शक्ति। ठीक है। फिर आता है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन, अप्रत्यक्ष चुनाव, निर्वाचक मंडल, संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, नामांकन नहीं चुनाव होता है। कार्यकाल आपका 5 वर्ष, पुनः निर्वाचित हो सकता है। पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति आपका राष्ट्रपति का पद संभालता है। योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष से अधिक हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, लाभ का पद धारण किया न हो। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है? पहली है कार्यकारी शक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति। विधायी शक्तियां क्या है? संसद का सत्र बुलाना, स्थगित करना, लोकसभा को भंग करना, विधेयकों पर स्वीकृति, पुनर्विचार, अध्यादेश जारी करना, जो आर्टिकल आपके 123 के तहत जारी करता है। वित्तीय शक्तियां, बजट पर राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत धन विधेयक की पूर्ण स्वीकृति। न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी है वो देखो, दया याचिका स्वीकार अस्वीकार आर्टिकल 72 के तहत, मृत्युदंड, आजीवन कारावास आदि में राहत, ये भी आपकी न्यायिक शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। आपातकालीन शक्तियां कौन सी है? राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्य आपातकाल 356, वित्तीय आपातकाल 360, ये भी राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं। सीमाएं कौन कौन सी है? वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है, सलाह मानना अनिवार्य है, केवल संवैधानिक प्रमुख है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछे जाने वाले डायरेक्ट पॉइंट देखो, राष्ट्रपति अनुच्छेद आर्टिकल 52, कार्यकाल 5 वर्ष, चुनाव है, प्रत्यक्ष अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत, दया शक्ति आर्टिकल 72 के तहत। उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। संबंधित अनुच्छेद कौन से? उपराष्ट्रपति के आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 64 राज्यसभा का पदेन सभापति, आर्टिकल 66 निर्वाचन और आर्टिकल 67 कार्यकाल। फिर आता है निर्वाचन। निर्वाचन इसका कैसा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। निर्वाचक मंडल, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, नामित सदस्य भी शामिल होते हैं। राज्य विधानसभाएं शामिल नहीं होते हैं। कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है, पुनः निर्वाचित हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष हो, राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य हो। शक्तियां कार्य कौन सा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राष्ट्रपति की मृत्यु त्याग पर या जो भी है उस पर इसको प्रमुख बनाया जाता है उपराष्ट्रपति को। कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम 6 माह, सामान्यतः कार्यपालिका की शक्ति नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड सीधे पॉइंट, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा सभापति, चुनाव में कौन शामिल नहीं? राज्य विधानसभा, कार्यकाल आपके 5 वर्ष होता है। फिर आता है हमारा अटॉर्नी जनरल, जिसको हम
कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता, महान्यायवादी, आप पता है महाधिवक्ता महान्यायवादी जो आर्टिकल 76 से संबंधित है, महान्यायवादी, ठीक है। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को कहा जाता है। संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका आर्टिकल 76 है, वो इससे संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी नियुक्ति। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्र सरकार को कानूनी सलाह। योग्यता, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य, 5 वर्ष हाईकोर्ट न्यायाधीश या 10 वर्ष हाईकोर्ट का वकील, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कार्य व अधिकार। भारत सरकार का कानूनी सलाह सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में सरकार की ओर से 13वीं संसद में बोल सकता है। मतदान का अधिकार नहीं है। कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं, राष्ट्रपति की इच्छा तक होता है। एग्जाम डायरेक्ट पॉइंट आपके देखो, इसका आर्टिकल एंटोनी जनरल का क्षेत्र होता है, संसद में वोट नहीं दे सकता। सर्वोच्च विधि अधिकारी एंटोनी जनरल महान्यायवादी ही होता है। फिर आता है नियंत्रक एवं महालेखा परिषद, जिसको हम सीएजी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो ये है भारत का संविधान के अनुसार सीएजी भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षण अधिकारी होता है। यह सरकारी खर्च पर निगरानी रखने वाला संवैधानिक प्रहरी होता है। संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 148 सीएजी की नियुक्ति, आर्टिकल 149 कर्तव्य एवं शक्तियां, आर्टिकल 150 सरकारी लेखा पद्धति, आर्टिकल 151 रिपोर्ट संसद विधानसभा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पद की शपथ। राष्ट्रपति के समक्ष कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। वेतन एवं इसकी शर्तें क्या क्या है वो देखो आप एक बार। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही होते हैं। सेवा शर्तें कार्यकाल के दौरान बदली नहीं जा सकती है। स्वतंत्रता की गारंटी, हटाने की प्रक्रिया नहीं, केवल महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं। वही प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सीएजी के कार्य यानी महालेखा का जो अभी ये होता है, इसका कार्य क्या क्या होता है देखो। केंद्र सरकार का लेखा परीक्षण करना, भारत सरकार के सभी खर्च, मंत्रालय विभाग पीएसयू, राज्य सरकार का लेखा परीक्षण, राज्यों के खर्च और राजस्व, ये आपको ध्यान रखना है। संवैधानिक संस्थाएं, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी। रिपोर्ट प्रस्तुत करना, केंद्र की रिपोर्ट संसद, राज्य की रिपोर्ट राज्य विधानसभाएं। रिपोर्ट पहले राष्ट्रपति राज्यपाल को सौंपी जाती है। फिर आता है सीएजी, जो आपका सीधे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सीएजी अनुच्छेद आर्टिकल 148, कार्यकाल आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। हटाने की प्रक्रिया आपकी महाभियोग, रिपोर्ट का संसद या विधानसभा में। वेतन किसके बराबर? तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर वेतन होता है। फिर आता है संसद। संसद क्या है? भारत का संविधान के अनुसार भारत की संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था। ये कानून बनाती है, सरकार पर नियंत्रण रखती है। संसद की संरचना भारत में 3 अंग है, राष्ट्रपति की लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न है। संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 89 संसद की संरचना, आर्टिकल 80 राज्यसभा, आर्टिकल 81 लोकसभा, आर्टिकल 83 कार्यकाल, आर्टिकल 85 आपका स्तर या स्थगन, सत्र या स्थगन, ठीक है। आर्टिकल 107 से 22 आपकी विधायी प्रक्रिया है। फिर आता है लोकसभा। लोकसभा के अंदर आप देखोगे तो अधिकतम सदस्य 552, वर्तमान सदस्य 543 जो निर्वाचित होते हैं सीधे जनता द्वारा चुने गए। कार्य 5 वर्ष, न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होती है। अध्यक्ष स्पीकर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा अधिकतम सदस्य 250, 238 निर्वाचित, 12 नामित जो राष्ट्रपति कहता है। कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र से स्थायी सदस्य भंग नहीं होता है, कभी भी राज्यसभा आपके भंग नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। जो इसका सभापति होता है वो राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होता है। संसद के कार्य कौन कौन से, ये भी आपको ध्यान रखना है। विधायी कार्य, ठीक है, कानून बनाना, संशोधन करना, अध्यादेश को कानून में बदलना, ये इसके विधायी कार्य है। वित्तीय कार्य कौन सा है? बजट पारित करना, कर लगाना, हटाना, सरकारी खर्च पर नियंत्रण करना, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कार्यपालिका पर नियंत्रण, प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। फिर संवैधानिक कार्य, संविधान संशोधन, राष्ट्रपति का चुनाव, महाभियोग की प्रक्रियाएं। नेक्स्ट है हमारा संसद के सत्र। बजट सत्र सबसे लंबा, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, वर्ष में न्यूनतम 2 सत्र अनिवार्य होते हैं। फिर एग्जाम ओरिएंटेड सीधे पॉइंट देखो। संसद का अनुच्छेद आर्टिकल 89 नहीं 79, ठीक है, 89 नहीं 89 89 होता है, ये 79 है, ठीक है, 79, ये भी आपको ध्यान रखना है। लोकसभा आयु 25 वर्ष होती है, राज्यसभा आयु 30 वर्ष होती है। राज्यसभा स्थायी हाँ होती है, स्थायी होती है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती। धन विधेयक कहाँ है? तो लोकसभा के अंदर धन विधेयक पेश किया जाता है। फिर आता है हमारा न्यायपालिका। भारत का संविधान के अनुसार न्यायपालिका वह स्तंभ है जो संविधान की रक्षा, कानून की व्याख्या और न्याय प्रदान करता है। ये लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाती है। न्यायपालिका की संरचना देखो,
भारतीय न्यायपालिका एकीकृत है। पहले सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। एकीकृत मतलब क्या होता है कि SC, SC, लोअर कोर्ट, एक ही न्यायिक व्यवस्था, ठीक है, सबकी। फिर आता है संबंधित अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय, 214 से 231 उच्च न्यायालय, 233 से 237 अधीनस्थ न्यायालय के तहत आर्टिकल आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति कॉलेजियम प्रणाली के तहत। सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष। अधिकार क्षेत्र मूल अधिकारिता राज्य बनाम राज्य, अपील अधिकारिता, सलाहकारी अधिकारिता। आर्टिकल 143 रिट जारी करने की शक्ति, जो आपके आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी की जा सकती है। आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य समूह राज्यों के लिए सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष रिट जारी कर सकता है। 226 के तहत हाईकोर्ट के अंदर रिट जारी। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट जारी। SC का रिट अधिकार SC से व्यापक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, मजिस्ट्रेट न्यायालय। न्याय जनता तक पहुंचता है। न्यायपालिका की संख्या कौन कौन सी है ये अब आप देख सकते हो। पहली है न्यायिक समीक्षा, कानून कार्यपालिका की संवैधानिक की जांच, संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित, मौलिक अधिकारों की रक्षा, रिट के माध्यम से नागरिक को त्वरित न्याय। फिर आता है संविधान की व्याख्या, अंतिम व्याख्याकार सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निश्चित कार्यकाल, उच्च वेतन, कठिन हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग, कार्यपालिका से स्वतंत्र। ये बात को ध्यान रखें। डायरेक्ट पॉइंट कैसे पूछे जाएंगे, न्यायपालिका कौन सा स्तंभ है, तो तीसरा स्तंभ है। अनुच्छेद 32 जो SC यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट जारी, हाई कोर्ट के अंदर रिट जारी। आर्टिकल 226 होता है। सुप्रीम कोर्ट सेवानिवृत्त आयु 65, हाई कोर्ट 62 वर्ष, ये भी आपको ध्यान रखना। फिर आता है हमारा पंचायती राज व्यवस्था। भारत का संविधान के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली, इसका उद्देश्य लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाना। पंचायती राज क्या है, गांवों में स्वशासन की व्यवस्था, जनता की सीधी भागीदारी, स्थानीय विकास और प्रशासन। इसे लोकतंत्र की जड़ कहा जाता है। संवैधानिक प्रावधान भाग 9 आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ये लागू हुआ। और लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 के अंदर। 24 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और पंचायती राज की संरचना हम बात करते हैं। पहला आता है ग्राम पंचायत, जो सबसे निचला स्तर होता है। प्रधान सरपंच इसका प्रमुख होता है और कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पंचायत समिति, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिला परिषद, जिले की सर्वोच्च पंचायत, जिला स्तर की योजनाएं, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में 2 स्तरीय व्यवस्था संभव। फिर आती है ग्राम सभा, सभी वयस्क मतदाता, पंचायत की आत्मा, पंचायत पर नियंत्रण रखती है। फिर आता है हमारा नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना जो वो बाद में देखेंगे, पहले इसकी फुल फॉर्म देखो, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग भारत सरकार का नीति निर्माण और सलाह देने वाला थिंक टैंक है। इसका उद्देश्य सरकारी और प्रतिस्पर्धा संघवाद को बढ़ावा देना है। फिर आता है हमारा गठन, तो गठन 1 जनवरी 2015 को, स्थान नई दिल्ली। इसने योजना आयोग 1950 का स्थान लिया। योजना बनाना नहीं, नीति सुझाव देना इसका प्रमुख काम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है, दीर्घकालीन विकास रणनीति बनाना, केंद्र राज्य सहयोग बढ़ाना, राज्यों को नीति निर्माण में भागीदारी बनाना, परिणाम आधारित विकास। संरचना, अध्यक्ष जो आपका प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। गवर्निंग काउंसिल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रशासक, पूर्णकालिक सदस्य, इसे विशेषज्ञ अर्थशास्त्री होते हैं। CEO इसके सचिव स्तर का अधिकारी होता है। प्रशासनिक प्रमुख देखो एक बार। नीति आयोग के कार्य कौन कौन से, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकता तय करना, राज्यों के साथ सहकारी संवाद, नीति सुझाव और रिपोर्ट, सामाजिक क्षेत्र में सुधार, SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की निगरानी। आरक्षण प्रावधान देखो, SC ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 रिजर्व सीट, कुछ राज्यों में 50% महिला आरक्षण। 11वीं अनुसूची पंचायती राज के 29 विषय जैसे कृषि, सिंचाई, शिक्षा, इस प्रकार आपके 29 विषय है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, ग्रामीण आवास। फिर हम बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, ये भी आपको जरूर देखना है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। संविधान की बुनियादी, आर्टिकल 1 कहता है भारत
का नाम और राज्य, आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश, आर्टिकल 3 राज्यों का पुनर्गठन, आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता, अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से टकराने वाले शून्य। फिर आता है हमारा मौलिक अधिकार भाग 3, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, 15 भेदभाव का निषेध, 16 समान अवसर, 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधियों का अंत, 19 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, 20 के अंदर अपराधों में संरक्षण, 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, 21 है शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 ये भी आपको ध्यान रखना है। 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी से संरक्षण, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता, 29 से 30 आपकी संस्कृति व शिक्षा अधिकार, आर्टिकल 32 संविधान उपचार और सुप्रीम कोर्ट में रिट, ये भी आपको ध्यान रखना है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंदर 36 से 51 डीपीएसपी आपके नीति निर्देशक तत्व है, 39 एक के अंदर निःशुल्क विधिक सहायता है, 40 ग्राम पंचायत संबंधित है, 44 आपके समान नागरिक संहिता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। आर्टिकल 45 आपका 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 48 ये आपके पर्यावरण से संबंधित है, आर्टिकल 50 न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए आर्टिकल 51 ए के अंदर 11 मौलिक कर्तव्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है कार्यपालिका, आर्टिकल 52 राष्ट्रपति, आर्टिकल 53 कार्यकारी शक्ति, आर्टिकल 61 राष्ट्रपति का महाभियोग, आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद की सलाहें, आर्टिकल 75 आपके प्रधानमंत्री व मंत्री, आर्टिकल 76 एंटोर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, ये भी आपको ध्यान रखना है। संसद के आर्टिकल 79 आपका संसद राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा संबंधित है, आर्टिकल 80 राज्यसभा से, आर्टिकल 81 लोकसभा से, आर्टिकल 83 सदनों का कार्यकाल, आर्टिकल 85 संसद सत्र, आर्टिकल 107 122 विधायक शक्तियां, आर्टिकल 110 आपका धन विधेयक से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो आपको हर हालत में याद करके जाने हैं। और कमेंट के अंदर जरूर बताना क्लास कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको आगे एग्जाम रिव्यू और एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं उसकी क्लासें भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। फिर है न्यायपालिका, तो आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 131 मूल अधिकारिकता, आर्टिकल 136 विशेष अनुमति अपील, आर्टिकल 143 सलाहकार अधिकार, आर्टिकल 226 एससी की रिट शक्ति। फिर आपका आता है आपातकाल, जो 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रीय शासन, 360 आपका वित्तीय आपातकाल। फिर आता है स्थानीय सुशासन, 243 200 पंचायती राज, 243 जी पंचायतों कार्य, 243 डब्ल्यू नगर पालिका वित्त एवं लेखा संबंधित, आर्टिकल 148 सीएजी जो कार्य एवं महान लेखा नियंत्रक परीक्षक, 266 के अंदर संचित निधि, 280 के अंदर वित्त आयोग। फिर हम देख लेते हैं टॉप मोस्ट आपके अमेंडमेंट जो संविधान संशोधन हुए थे सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो देखो पहला आपका 1951 के अंदर हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसके अंदर 9वीं अनुसूचित जोड़ी जो आपकी भूमि सुधार कानून संरक्षित से थी। फिर 7वां अनुच्छेद 1956 के अंदर आपका आर्टिकल संशोधन हुआ था, जिसके अंदर राज्य पुनर्गठन और राज्यों का वर्तमान ढांचा के अंदर प्रयोग किया गया था। 24वां संशोधन 1971 संसद को संविधान संशोधन की पूर्ण शक्ति दी गई, आर्टिकल 368 और मजबूत हुआ, ठीक है। 25वां संविधान संशोधन 1971 के अंदर संपत्ति के अधिकार को कमजोर किया गया, मुआवजा शब्द हटाया गया। फिर आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण 42वां संविधान संशोधन 1976 जो आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, समाजवादी पंथ निरपेक्षता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए के अंदर जोड़ा गया, केंद्र की शक्ति बढ़ाई गई। फिर है हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति का अधिकार हटाया गया, अब कानूनी अधिकार बना गया, 20 और 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता, यह आपका 1978 के अंदर प्रावधान किया गया। फिर आता है हमारा 52वां संविधान संशोधन 1985 जिसमें दल बदल विरोधी कानून बने और 10वीं जो अनुसूची है वो ऐड की गई। 61वां संविधान संशोधन 1988 मतदान की आयु आपकी 21 से 18 की गई, यानी 3 वर्ष कम की गई, यह भी आपको ध्यान रखना है। 69वां संविधान संशोधन 1991 के अंदर दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया, विधानसभा प्लस मुख्यमंत्री दिल्ली के होंगे, यह भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 73 1992 पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 11वीं अनुसूची 29 विषय, यह भी आपको ध्यान रखना है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर आपको नगर पालिका व्यवस्थाएं भाग 9 ए 12वीं अनुसूची 18 विषय, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा जो 86वां है वो 2002 के अंदर शिक्षा का अधिकार, 21 ए के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 11वां मौलिक कर्तव्य था। 91 संविधान संशोधन 2003 मंत्रियों की संख्या सीमित, दल बदल पर शक्ति, यह भी आपको ध्यान रखना है। 97वां संविधान संशोधन 2011 के अंदर आपकी सहकारी समितियां के बारे में बताया गया था। फिर आता है हमारा 101 जो आपका 2016 के अंदर हुआ था, जो जीएसटी से संबंधित था, एक राष्ट्र एक कर, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 103 जो आपका 2019 के अंदर ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए, ठीक है। फिर आता है हमारा 104 संविधान संशोधन 2020 जो SC ST आरक्षण लोकसभा विधानसभा में बढ़ा, एगल इंडिया नामांकन हुआ, समाप्त हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सब्सक्राइब माय चैनल एसएससी एग्जाम रिव्यू अपडेट, यानी एसएससी
का कोई भी एग्जाम हो उसका रिव्यू आपको इस चैनल पर एकदम सटीक मिलेगा। और सिर्फ रिव्यू ही नहीं, अगर आज मतलब पहली शिफ्ट हुई है उसमें कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा आया तो उस टॉपिक की क्लासें भी आपको मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप इस चैनल से ज्वाइन हो जाओ। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लेना, बाकी चैनल से जुड़े रहना। थैंक यू सभी को।